हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है आरसीसी का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 4 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जो रेनफोर्समेंट डबली बीम के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ से रेनफोर्समेंट जो डबली बीम है हमको वो स्टडी करना है। डबली बीम की डिफिनीशन क्या होती है पहले वो स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो डबली बीम क्या है दिखाई दे रहा होगा। ए बीम, मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। ए बीम आर स्लैब, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, बीम हो चाहे स्लैब की बात हो। ये बीम आर स्लैब रेनफोर्स्ड विथ मेन स्टील, मेन स्टील की बात हो रही है। रेनफोर्समेंट विथ या रेनफोर्स्ड विथ मेन स्टील बोथ इन टेंशन, बोथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन, both in tension and compression zone is called doubly beam, is called doubly reinforced beam। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। तो रेनफोर्समेंट बीम की परिभाषा हुई, मतलब क्या है, ए बीम और स्लैब रेनफोर्स विथ मेन स्टील बोथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब टेंशन जोन में भी आप रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस प्रकार के सेक्शन को क्या बोला जाता है, डबली रेनफोर्समेंट बीम बोला जाता है। ठीक है, कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेनफोर्समेंट जो बीम है, मतलब डबली जो बीम है आपके पास, ये डबली बीम क्यों बनाते हैं, क्यों हम सिंगली बीम में ही हमारा काम नहीं हो जाता, डबली बीम डिजाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर मेंशन करना है, अगर एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स में, तो कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, कंडीशन रिक्वायरमेंट, मतलब डबली बीम बनाने की क्या कंडीशन है, क्यों हम डबली बीम डिजाइन कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन आपको ये हो गई कि आपको डबली बीम कब बनाना पड़ सकता है, तो जब आप व्हेन बीम साइज को आप फिक्स कर दोगे, व्हेन बीम साइज इज फिक्स। अगर मान लिया आपके पास साइज फिक्स हो गई, किसकी, बीम की, तो बीम की जब साइज फिक्स हो जाएगी तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, डबली बीम का डिजाइन करेंगे। एंड ग्रेटर बेंडिंग मोमेंट, एंड ग्रेटर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके बीम की साइज को फिक्स कर दिया गया हो तब आप क्या डिजाइन करोगे, डबली बीम का डिजाइन करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अपने पास, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि व्हेन बीम इज जनरेटेड टू रिवर्सिबल स्ट्रेस, अगर आपके बीम में रिवर्सिबल स्ट्रेस आ जाए तब आप कैसी बीम डिजाइन करोगे, डबली बीम का डिजाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये आपकी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, टू रिड्यूस द टार्सन मोमेंट, टू रिड्यूस द टार्सन मोमेंट। तीसरी कंडीशन है अपने पास कि अगर हमको किसी बीम में टार्सन की वैल्यू को क्या है, कम करना पड़े, मतलब वहाँ पे टार्सन अगर आपको पता चले कैलकुलेशन में कि टार्सन ज़्यादा जनरेट हो रहा है इस जोन में या फिर कहीं पर किसी बीम में, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, डबली बीम का डिजाइन करोगे। ठीक है, चौथी अपने पास क्या कंडीशन है, व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन। इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन क्या है, जैसे कोई एक अपने पास ये बीम है, यहाँ पे समझो एक ये बीम है, अब बीम में जो लोड आ रहा है इसके सेंटर पे ना आकर के इसके सेंटर से हट के थोड़ा सा लोड यहाँ पे आ रहा है, ये लोड आपके पास क्या हो गया, सेंटर से हट के हो गया, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी इसमें जनरेट हो गई। तो इस तरह के मेंबर में क्या करेंगे आप, डबली बीम का डिजाइन करेंगे। तो डबली बीम क्या होगा अपने पास, सेफ माना जाता है। ठीक है, आप देखो ये फंडा समझ गया, डबली बीम होती क्या है, वह बीम जिसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो डबली बीम हो गई। क्यों प्रोवाइड करते हो, कंडीशन हमने बता दिया। अब डिजाइन कैसे करते हैं ये बताते हैं। डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस क्या है डबली बीम डिजाइन करने का। अब चीज़ों को समझो यहाँ से ध्यान से, कोई फार्मूला रटना नहीं है, कोई फार्मूला आपको रटना नहीं है, समझना है कि फार्मूले आए कहाँ से। ठीक है, तो ये है अपने पास बीम का एक क्रॉस सेक्शन, आपके पास ये न्यूट्रल एक्सिस था,
न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपने कहा ये टेंशन जनरेट हो रहा था यहाँ पे, तो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इस रेनफोर्समेंट को आपने कहा था कि ये AST है, जिसकी टॉप से जो हाइट थी यहाँ पे, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की क्या थी, स्मॉल d था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं हम, क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। किसका, बीम का क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। अब हमको पढ़ना है डबली बीम। तो डबली बीम में हमने अभी डिफिनीशन क्या पढ़ा कि जब रेनफोर्समेंट आप न्यूट्रल एक्सिस के टेंशन जोन में भी प्रोवाइड करो और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करो, तो हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर दिया। ये बीम का अपने पास क्रॉस सेक्शन हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया। तो एक बात बताओ, इसका भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका भी तो CG होगा। तो CG टॉप से जो इसको माना जाता है वो D' माना जाता है। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम ये टॉप से जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके बीच की जो डेप्थ है वो अगर x है, तो एक बात बताओ, इसके CG से मतलब कंप्रेशन में जो रेनफोर्समेंट पड़ा है इसके और सेंटर और न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इसके बीच के जो डिफरेंस है इसको बोला जाता है। अगर हम x में से D' को घटा दें, x में से किसको घटा दें, D' को घटा दें, दिख रहा होगा, x में से हमने क्या घटा दिया, D' को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता चल गई। अब देखो ध्यान से समझना चीज़ों को, ये है ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ये है AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, ये डिस्टेंस कहाँ से आ गई, x आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये D - x होगा। सीधी सी बात है। अच्छा देखो, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, इसको हमें कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट RCC बीम में कन्वर्ट करना है, RCC डबली बीम। तो इसी को अगर हम इक्विवेलेंट RCC डबली बीम में कन्वर्ट कर दें तो उसका जो डायग्राम बनेगा सिंपल सा इस तरह का डायग्राम बनेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर रेनफोर्समेंट कुछ पड़ी है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कंप्रेशन जोन में, ये है अपने पास न्यूट्रल एक्सिस, कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ पे पड़ी है टेंशन जोन में। ठीक है, तो टेंशन वाले जोन के रेनफोर्समेंट के एरिया को आपने इक्विवेलेंट एरिया के रूप में क्या कहा था, पीछे याद करो, MAST कहा था, ये इक्विवेलेंट एरिया होगा। ये है अपने पास न्यूट्रल एक्सिस। तो इसी तरह जो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट पड़ा है उसके इक्विवेलेंट एरिया क्या बनेगा अपने पास, इसका जो इक्विवेलेंट एरिया बनेगा ये 1.5 MASC बनेगा। अब ASC AST आप समझ गए होगे क्या है, ये है इक्विवेलेंट एरिया किसका, डबली बीम का। इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि आगे के सारे कैलकुलेशन हम इसी के माध्यम से करने वाले हैं। अब देखो, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दो प्रकार के होते हैं, क्रिटिकल होता है, एक एक्चुअल होता है। तो पहले हम क्रिटिकल निकाल लेते हैं, यक्सी बराबर आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। ठीक है, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में एक पढ़ा था KC इंटू D भी कह सकते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है, ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया अपने पास यक्सी निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला है हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस चाहे सिंगली बीम हो चाहे डबली बीम हो, दोनों के फार्मूले एक ही हैं, लेकिन बदल कौन जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्यों एक्चुअल बदल जाएगा, क्योंकि यार आपने कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया ना। अब देखो एक्चुअल का फार्मूला निकालते कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताओ, जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस है, एजम्पशंस में ये चीज़ माना गया है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंशन जोन है वो टेंशन को सहेगा, और वो टेंशन कौन सहेगा, रेनफोर्समेंट केवल सहेगा। यहाँ पे जो कंक्रीट पड़ी है इसका काम है कि रेनफोर्समेंट बार को एक मतलब कि एग्जैक्ट पोजीशन पे बनाए रखना है, इसका केवल और केवल काम ये है। लेकिन कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट पड़ी है उसका क्या काम है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहना। लेकिन अब आपने कंप्रेशन जोन में भी स्टील को प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब आपने जब इसमें कंप्रेशन जोन में स्टील डाला होगा तब कुछ एरिया आपने किसका ले लिया, कंक्रीट वाले का ले लिया कि नहीं ले लिया। तो कंक्रीट वाले का एरिया आपने ले लिया, कहाँ से, कंप्रेशन वाले से। तो कंक्रीट वाले का एरिया ले लिया, अब फिर उसकी जगह पे क्या डाल दिया आपने, स्टील प्रोवाइड कर दिया, वही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। तब हमारा क्या बन गया, टोटल डबली बीम बन गया। तो ध्यान से देखना इसके फार्मूले को कैसे निकालेंगे एक्चुअल वाले को। हमारे पास क्या था, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कहाँ से आ गया, देखो न्यूट्रल एक्सिस से इसका एरिया क्या होता है,
इसका एरिया, न्यूट्रल एक्सिस से इसका एरिया हो गया अपने पास b इंटू एक्स। अब इसका CG जब रेनफोर्समेंट ना हो तो इसका CG कहाँ पे, x के हाफ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। तो वही हमने लिखा b इंटू एक्स का हाफ, ये लिख दिया। इसके बाद प्लस में आपने क्या किया, अब इसके कंक्रीट को निकाल के रेनफोर्समेंट डालने का प्रयास करना है, क्योंकि डबली बनाना है तो इसके कंक्रीट को निकालना है। तो कंक्रीट आप कितना निकालोगे, जितना ASC का एरिया होगा उतने तो कंक्रीट निकालोगे। तो हम ASC कंक्रीट निकाल लिए, लेकिन इसका CG न्यूट्रल एक्सिस से कितना होगा, ये जो कंक्रीट आप निकाल रहे हो, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस की इसका CG क्या होगा, वही वाली डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस क्या है, x माइनस डी डैश। आपने इतना निकाला, फिर इसकी जगह पे जो एरिया ये निकाला खाली किया कंक्रीट का, यहाँ से इसकी जगह पे क्या प्रोवाइड कर दिया, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। चलो उसको भी लिख लेते हैं। प्लस आपने यहाँ पे माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि आपने इतना पोर्शन निकाल लिया है, तो माइनस होगा। अब उस यहाँ प्लस क्यों होगा, क्योंकि रेनफोर्समेंट अब आप डालने जा रहे हो। तो रेनफोर्समेंट डालने के लिए इक्विवेलेंट एरिया लोगे। इक्विवेलेंट एरिया कितना हमने बताया, 1.5 MASC बताया, तो 1.5 MASC। अब इसका CG कितना है, इसका CG यही वाला तो होगा, तो x माइनस डी डैश इसका CG। अब आपने इतना क्या रेनफोर्समेंट डाल दिया, ठीक है। अब ये बराबर किसके होगा, ये बराबर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का कैलकुलेट कर लिया, अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का कैलकुलेट कर लो। तो नीचे का वही जो पुराना पढ़ते आ रहे हो, MASTD माइनस एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, ASC x माइनस डी डैश, ASC x माइनस डी, इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो यार। तो इस फार्मूले में क्या बन जाएगा हमारे पास, bx² प्लस ASC x माइनस डी डैश को हम कॉमन ले लिए, हमारे पास बचा क्या, 1.5 m माइनस 1 बचा, इक्वल टू MAST D माइनस एक्स। यहाँ पे डी डैश क्या है, जो टॉप से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, डी डैश क्या है, टॉप से जो रेनफोर्समेंट का सेंटर है वो प्रोवाइड है। डी क्या है, टॉप से टेंशन वाले रेनफोर्समेंट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है। सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसका मतलब ये जो लंबा सा फार्मूला बन गया, यही अपने पास क्या है, यही है एक्स एक्चुअल निकालने का फार्मूला। इसका मतलब एक्चुअल ऐसे निकलेगा, क्रिटिकल ऐसे निकलेगा। ये किसका है, डबली बीम का है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। इसको रटने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा फार्मूला है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में x की दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस आएगी एक माइनस, तो हमें कौन सी लेना है, प्लस वाली को ले लेना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा निकालते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप में है ये, दूसरा स्टेप में ये मार निकालते हैं। पहले स्टेप में हमने दो चीज़ें बताया, एक एक्सी कैसे निकालते हैं कि एक्सी कैसे निकालते हैं, दूसरे स्टेप में मैं यमार बताने का जब प्रयास करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यमार कैसे निकालते हैं डबली बीम के लिए, चीज़ों को सीखो, ध्यान से समझना। यमार का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है डबली बीम के लिए। देखो ये अपने पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये हो गई बीम की क्या बर्थ, बीम की बर्थ हो गई। यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट पड़ी है टेंशन जोन में न्यूट्रल एक्सिस से, मैं मान लेता हूँ उसकी डेप्थ कितनी है, डी है, ठीक है, इसके सेंटर तक, ठीक। इतनी बात समझ में गई। टोटल बीम की डेप्थ कितनी है, कैपिटल डी है, ठीक। यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट पड़ा होगा कंप्रेशन जोन में भी, तो टेंशन जोन वाले को हमने कहा AST है, इसको हमने कहा ASC है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये टॉप से ये है x डिस्टेंस, तो इसका जो CG होगा टॉप से D डैश होगा, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितना होगी, ये D माइनस एक्स होगा, यहाँ तक इसके सेंटर तक होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस डी डैश। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका हम स्ट्रेस डायग्राम बगल में ही बना लेते हैं। तो इसका जब आप स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से बनाओगे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये है अपने पास न्यूट्रल एक्सिस। अब इसका स्ट्रेस डायग्राम बना दो, आप कुछ इस तरह से बना दो, ठीक। पीछे जो आप पढ़ते आ रहे हो, नीचे वाले को क्या कहते थे, टेंशन वाले को सिग्मा ST बाई एम कहते थे, याद करो, ठीक है। और टॉप में इसको क्या कहते थे, सिग्मा CBC कहते थे, टॉप वाले फाइबर को कहते थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे रेनफोर्समेंट पड़ा है, तो जस्ट इसके नीचे ये सामने बना दो ऐसे। तो इस वाले स्ट्रेस को सिग्मा CBC हमने क्या कह दिया, डैश है, जिसकी टॉप से डिस्टेंस कितनी है, D डैश है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा किसका, इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये जो रेनफोर्समेंट पड़ी है इसका,
और टोटल जो कंक्रीट की वजह से जो ये ट्रेंगल बन रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ पे कुछ लाई करेगा, इसका फोर्स कुछ और होगा, मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, हमें आपने पीछे हमने बताया था कि ये क्या होता है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो ये जो जेड होता है, मैं मान लेता हूँ ये Z1 है, क्योंकि लीवर आर्म होता है। ये Z1 इसके CG से हो गया। अब इसके CG से यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये Z2 होगा। इन दोनों की वैल्यू आप बता सकते हो क्या, Z1 Z2 की। तो Z1 बराबर जो निकलेगा वो D-x/3 निकलेगा। ये कैसे निकला, ये ट्रेंगल की वजह से निकला है, पीछे चीज़ जानते हो। जो Z2 निकलेगा वो कैसे निकलेगा सॉरी, अगर मैं यहाँ पे D में से, क्योंकि टोटल ये जो डिस्टेंस है वो D है यहाँ से यहाँ तक, और हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो D में से D' को घटा दें, D-D', तो क्या निकल के आएगा, Z2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में बिल्कुल आसान से आ रही होंगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे Z1 कैसे निकला, D-x/3, Z2 कैसे निकला, D-D', कैसे आया, यहाँ से आया। ये क्या है, अपने पास स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम पहले निकालते हैं MRC क्यों, क्योंकि कंप्रेशन वाला। तो आप कंप्रेशन का निकालना चाह रहे हैं तो फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो फोर्स C1 इंटू Z1 कर लेते हैं, प्लस फोर्स C2 इंटू Z2। अब C1 और C2 दो फोर्सेस अपने पास, क्यों दो फोर्सेस है, क्योंकि हमारे पास लीवर आर्म दो है, एक कंप्रेशन वाले का, और कंप्रेशन में जो रेनफोर्समेंट पड़ी है उसका फोर्स, और एक जो कंक्रीट पड़ी है उसका फोर्स। तो C1 Z1 प्लस C2 इंटू Z2। C1 की वैल्यू देखो, समझो कहाँ से आएगी। C1 की जो वैल्यू है अपने पास B इंटू एक्स एरिया हो गया कंक्रीट का, ये जो कंक्रीट पड़ा है पूरा इसका एरिया हो गया B इंटू एक्स। ठीक है, अब एरिया में अगर CG से मल्टीप्लाई कर दें, स्ट्रेस वाले CG से, याद करो पीछे 0 प्लस सिग्मा CBC/2 करके एवरेज करके हमने निकाला था, तो वही चीज़ है, सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2। तो ये C1 की वैल्यू हो गई। अगर हम इसमें Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 की वैल्यू क्या है, D-x/3, ये हो गया। एक्स्ट्रा जो अपने पास है यही है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करें, C2 की वैल्यू क्या है, तो C2 की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाल चुका है, ये है 1.5 M-1 ASC और सिग्मा CBC' स्ट्रेस का एवरेज ले लिए। अब इसको D-D' से क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो निकल के आएगा फार्मूला, ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेशन जोन का है। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेशन जोन का फार्मूला हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये बड़ा सा फार्मूला किसका है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन। ठीक, अब WB में तो थोड़ा बड़े बड़े फार्मूले होंगे। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, MRT की वैल्यू निकालेंगे। MRT क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन। हमें एक बात बताओ कि MRT कब निकाला जाता है। MRT हमने बताया था कि जब आपके पास XC की वैल्यू बड़ी हो XA से, तब आप कैलकुलेट करोगे क्या, MRT। इसका मतलब अंडर सेक्शन हो, कैसा सेक्शन हो हमारे पास, अंडर सेक्शन हो। इसका क्या मतलब है, अंडर सेक्शन सेंस ये है कि XC बड़ा है XA से, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास रेनफोर्समेंट स्टील अपने परमिसिबल मान तक तो पहुंच जा रहा है, लेकिन कंक्रीट अपने परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंच रहा है। देखो ये कैसे समझो चीज़ों को, ये मैं क्या बोल गया, ये मैं बोल रहा हूँ, ये है स्ट्रेस डायग्राम, सिग्मा ST/M, ये अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक ग्रहण कर लिया। कब, जब XC शुड बी ग्रेटर देन XA होता है। अगर ना समझ में आ रहा हो ये कैसे हो गया, तो पीछे पहले सीरियल वाइज पढ़ते जाना, क्योंकि RCC एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर सीरियल वाइज नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है, को रिलेट करता है। यार चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने मेंबर हो सके उतने मेंबर को आपको ऐड करना है। क्यों, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि आप ऐड कर दोगे अगले बंदे को तो वो आपसे क्या आगे निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसी भावना नहीं रखना कभी भी। ठीक है, तो देखो टॉप वाले फाइबर को हमने क्या कहा था, सिग्मा CBC कहा था, लेकिन ये अपने परमिसिबल वैल्यू तक पहुँच ही नहीं रहा था। इसको पहुँचना चाहिए सिग्मा CBC पहुँचना चाहिए, लेकिन ये सिग्मा CBC नहीं पहुँचा, तो हम इसको कह देना है सिग्मा CBC1। नीचे एक और है स्ट्रेस डायग्राम, ये आपने इसे क्या कहा था, सिग्मा CBC' बोला था। ठीक है, ये सिग्मा CBC' हो गया। ये डिस्टेंस है X,
ये डिस्टेंस है डी डैश, ये डिस्टेंस है डी माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास स्ट्रेस डायग्राम हो गया। अब इसी स्ट्रेस डायग्राम से एमआरटी का फार्मूला बना लो। एमआरटी का इसी स्ट्रेस डायग्राम से फार्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस, यही फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, यही जो आगे लिखा हूँ। तो 1.5 एम माइनस 1 एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू सिग्मा सी बी सी डैश डी माइनस डी डैश। एक बात बताओ, इस फार्मूले में इस फार्मूले में अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, सिग्मा सी बी सी की जगह यहाँ पे सिग्मा सी बी सी 1 आ गया। अब 1 क्यों आया, रीजन समझो। 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एमआरसी में कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से ग्रहण कर ले रहा है। कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से, जब यहाँ परमिसिबल वैल्यू तक पूरी तरह से पहुँच जा रहा है, कब? एमआरसी कंडीशन में। लेकिन एमआरटी की कंडीशन में ये पूरी तरह से नहीं पहुँच रहा है। तो जब पूरी तरह से नहीं पहुँच रहा है तो हम उसको सीबीसी नाम क्यों दें? हम उसको सीबीसी 1 दे दिए, हम कुछ डिफरेंस नाम दे दिया हमने। अब सिग्मा सीबीसी 1 की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? स्ट्रेस डायग्राम बनाना और खटाक से सोचना कि इस स्ट्रेस डायग्राम से सिग्मा सीबीसी कैसे निकलेगा। तो इस पूरे ट्रायंगल को देखो, इक्वलिटी प्रॉपर्टी लगा दो, सिग्मा सी बी सी 1 बटे एक्स कर दो और सिग्मा एस टी बाई एम बटे ये कर दो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं सिग्मा सी बी सी 1 की बात करूँ, सिग्मा सी बी सी 1 आपको निकालना है तो क्या करो, सिग्मा सी बी सी 1 डिवाइड बाई एक्स कर लो इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम और डिवाइड बाई ये कर लो डी माइनस एक्स कर लो। तो यहाँ से इसको उधर ट्रांसफर कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू पता चल जाएगी सिग्मा सी बी सी 1। तो सिग्मा सी बी सी 1 क्या आएगा, एक्स, इधर इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, सिग्मा एस टी इसको इधर ला दो एम डी माइनस एक्स, ये लो भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ रही है। मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर उधर। ठीक है, तो ये इस ग्राफ से यानी कि इस स्ट्रेस डायग्राम से हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा सी बी सी फर्स्ट निकाल लिया। अगर आप सिग्मा सी बी सी डैश निकालना चाहो तो डैश के लिए सिर्फ आप इस ट्रायंगल को यूज कर लो। देख लो, ये है सिग्मा सी बी सी 1, ये है सिग्मा सी बी सी डैश, ये है टॉप से एक्स, केवल न्यूट्रल एक्सिस में टॉप लिया हूँ। ये डिस्टेंस है आपके पास कितना, डी डैश। तो एक बार ये डिवाइड बाई ये कर लो, एक बार ये डिवाइड बाई ये कर लो, दोनों इक्वलिटी लगा दो ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की इक्वलिटी जब लगा दोगे तो यहाँ से सिग्मा सी बी सी फर्स्ट वो डैश निकल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें निकलती हैं। थोड़ा सा डबली बीम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो हो सकता है चीज़ ना समझ में आ रही हो तो पहले सिंगली पढ़ लेना, इसके बाद अच्छे से डबली पढ़ना। तो क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने एमआरसी भी कैलकुलेट कर लिया, हमने एमआरटी भी कैलकुलेट कर लिया। इन फार्मूलों को आपको रटना है, चाहे जैसे भी याद करना ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े फार्मूले हैं अगर, तो इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है चीज़ें और समझ में आ जाए। देखो, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। AKTU एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर उठा के पेपर देख लेना। 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18-19 को 19-20 वाले पेपर में क्वेश्चन आया, क्वांटम में दिया है। फिलहाल ए डबली रेनफोर्स्ड बीम इज 300 वाइड, यानी कि बीम की चौड़ाई कितना दे रखा है, 300। ठीक है, एंड 500 mm डीप, 500 mm डीप इन इफेक्टिव डेप्थ, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 500। ठीक है, इट इज़ 4 बार 18 mm फाई यूज्ड इन कंप्रेसिव स्टील, यानी कि कंप्रेशन में आपको ये क्राइटेरिया है जिसका डायमीटर कितना है, 18 mm फाई, और नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4 बार। ठीक, एट इफेक्टिव कवर इज 40 mm, डी डैश की वैल्यू देखो दे रखा है 40 mm की वैल्यू दे रखा है इफेक्टिव कवर, एट इफेक्टिव कवर। इसका मतलब कंप्रेशन में एट इफेक्टिव कवर है ये 40 mm, नीचे मत यूज कर लेना। टू टॉप, एंड ये देखो लिख भी दिया है, टू टॉप एंड 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया इन टेंशन स्टील, यानी कि 20 mm डायमीटर का प्रयोग टेंशन में किया गया है बीम में। ठीक है, इफ स्ट्रेसेस एट 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेक एम बराबर 13.33। इसमें आपको निकालना क्या है, वो चीज़ मैंने देखो नहीं लिखा। इसमें निकालना है आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको पता करना है कि बीम का नेचर कैसा है और आपको निकालना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन था 10 नंबर का आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े दिखें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन डेटा। ठीक है,
गिवन डेटा में हमें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है ये लिखना है। तो देखो हम सबसे पहले ASC निकाल लेते हैं। ASC क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना वहाँ पे। भाई मैं 60 में भले लिख रहा हूँ चीज़ों को। तो 4 × π/4 और d² ये 18 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका एरिया निकाल लो आप, कल कैलसी से कैलकुलेट करते जाना, यूनिट लिखना मत बोलना। तो ये हो जाएगा AST। अब आगे कैलकुलेट, ये भी 4 नंबर में दिया है। इसका डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा 20 mm। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1256.64। ठीक है, अब क्या दे रखा है? सिग्मा ST। सिग्मा ST कितना दे रखा है? 230 Nm/mm² दे रखा है। फिर इसके बाद सिग्मा CBC दे रखा है कितना? 7। ठीक है, फिर इसके बाद यम की वैल्यू कितना दे रखा है? 13.33 दे रखा है यम की वैल्यू। तो इतनी चीज़ें हमें दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टेप नंबर फर्स्ट में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या क्रिटिकल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? XC होता है। XC बराबर हमने क्या पढ़ा था? यम सिग्मा CBC अपॉन यम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। इस फार्मूले में आपको रख देना है। सारी वैल्यू दे रखा है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमें ना पता हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू केवल सही सही रख के आपको केवल कैलसी पे हाथ सेट करके चलाना है जल्दी जल्दी। तो 144.5 mm ये आ गया। किसकी वैल्यू है हमारे पास? XC की वैल्यू है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये पहला पोर्शन हो गया, ये आपके पास दूसरा पोर्शन हो गया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला क्या था? XA से डिनोट करते हैं इसको। इसका फार्मूला था BX² / 2 प्लस 1.5 m - 1। हमने फार्मूला आपको कैलकुलेट करके बताया था कि ये आया कैसे फार्मूला। ठीक है, अब चीज़ों को रटना नहीं है, फार्मूला कैसे आया अगर समझ गए तो अपने आप लिखते हुए फार्मूला क्या हो चले जाओ। अब इसी फार्मूले में चीज़ों को क्या रखना है, केवल B की वैल्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 300 दे रखा था, इंटू X निकालना ही है हमें, डिवाइड बाई 2 कर दो, प्लस 1.5 m की वैल्यू 13.33 - 1। X की वैल्यू निकालना ही है हमें, माइनस D डैश की वैल्यू। देखो यहाँ पे D डैश हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे D डैश भी बराबर लिख देते हैं 40 mm। ये सब सारी चीज़ें जो जो दिया है उसको लिख जरूर देना। तो X माइनस D डैश की वैल्यू कितना दे रखा है? 40 इंटू, अब यहाँ पे ASC की वैल्यू क्या हमने आप कैलकुलेट करके निकाल लिया है? ASC 1017.88। ठीक है, इजिकल टू यम की वैल्यू 13.33 दे रखा था। AST की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, तो हो जाएगा 1256.64 500 माइनस X। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस पूरे इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा और यहाँ से आप X की वैल्यू बाई कैलसी की मदद से निकाल सकते हो। तो X की जो वैल्यू आएगा 154.42 mm आ रहा है। एक बात बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि XA शुड बी ग्रेटर देन XC। इसका मतलब बीम कैसी है? ओवर रेनफोर्स बीम। बीम का नेचर कैसा है? ओवर रेनफोर्समेंट बीम है। ठीक है, सेक्शन में हमारे पास बीम का नेचर कैसा है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। इट मीन्स कंक्रीट फर्स्ट रीचेज इन परमिसिबल लिमिट। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन से ये पता चल गया कि कंक्रीट पहले रीचेज कर जाएगी, कंक्रीट अपने परमिसिबल मान तक पहले पहुंच जाएगी। इसका मतलब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना पड़ेगा MRC निकालना पड़ेगा। तो MRC निकालने से पहले आप खट से क्या करना है? एक डायग्राम बना लेना, स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ पर लिख लेना सिग्मा ST/m लिख लेना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी? D - X हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा CBC हो जाएगा। लेकिन ये अपनी मान तक पहुंच गया, परमिसिबल वैल्यू तक अपने पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे एक और है, सिग्मा CBC डैश भी है, सिग्मा CBC डैश भी है। तो हम यहाँ से सिग्मा CBC डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि सिग्मा CBC डैश की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा CBC डैश कैसे निकलेगा? सिग्मा CBC डिवाइड बाई X कर दो, सिग्मा CBC डिवाइड बाई X कर देते हैं। ठीक है, अब सिग्मा CBC डैश डिवाइड बाई ये कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा CBC डैश डिवाइड बाई X माइनस D डैश। इक्वलिटी लगा दिया हमने, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दिया। यहाँ से सिग्मा CBC डैश बराबर ये लो। अब इसमें ऐसा कोई डाटा है जो आपको ना पता हो?
इसकी वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में कितना 7 दे रखा था। एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया है 154 निकाला, क्योंकि हमने बताया था ये कंडीशन है लेकिन वैल्यू यूज किसकी करते हैं, एक्चुअल वाले की करते हैं। तो यहाँ पे रख दो 154.42 माइनस डी डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 40 डिवाइड बाई 154.42। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5.187 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि ये 7 से कम ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फुल 7 है, तो जाहिर सी बात है ये नीचे वाले स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, इससे 7 से कुछ कम आएगी। तो 7 से कितना आया 5 आया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। 7 से 10 मत ला देना, पता लगा एग्जामिनर देखते गलत कर देगा, काट देगा, कहेगा ये बकलोलवा क्या आंसर ले आया। ठीक है, तो ध्यान समझना, एग्जामिनर यही सब छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हैं कि क्या गलती आप कर सकते हो। तो ये हो गया सिग्मा CBC डैश निकल लिया आपने। अब हम निकालेंगे क्या, MRC निकालेंगे। तो MRC का फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ B इंटू एक्स सिग्मा CBC डिवाइड बाई 2 D माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC सिग्मा CBC डैश D माइनस D डैश। यही तो फार्मूला था। अब इसी फार्मूले में रखना है, सारी वैल्यू आपको दे रखा है, सिर्फ डाटा रखना है। अब जितना जल्दी डाटा रख के आप कैलकुलेट कर लो उतना जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई डाटा है जो ना आप निकाल पाओ या फिर कोई निकालने में कठिनाई हो रही, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। प्लस 1.5 इंटू 13.33 माइनस 1, देखो हमने सारा डाटा ही रखा है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 80 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 17.83। हो सकता है अगर मुझे डाटा रखने में कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, सुधारिएगा। 5.1 कितना निकाला, 5.187 ये हो गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो किलो न्यूटन में आ जाएगा 118.86 किलो न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू है, MRC की वैल्यू है। देख लिया, यही है डबली, यही पूरी डबली की डिज़ाइन है। इसी तरह से डबली बीम का डिज़ाइन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट स्टेट की डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसके जंक्शंस क्या है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइक करिए वीडियो को, और जो भी देखने वाले मेंबर हैं प्लीज़ उनसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करना है, शेयर करके यार मेंबर बनाना है, क्योंकि अपना भला मत सोचो, अकेले अपना भला करोगे तो आगे क्या होगा, आगे फंस जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को यार मिल बांट के खाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।